देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स का निचोड़ जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे, साइंस के प्रश्न मिलेंगे, जियोग्राफी के, पॉलिटी के और ईवीएस के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस नंबर 2 होगी। और फ्रेंड्स देखिए, प्रैक्टिस नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें आपको जो है कि बीच बीच में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के PYQs के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता ये जो है कि कौन कहा था, तो ये कहे थे फ्रेंड्स आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम कौन क्या था, तो नरेंद्र दत्त था। ठीक है, यहाँ से ये देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। और यहाँ से देखिएगा 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे कौन, तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में, उद्बोधन जो कि बंगाली नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से देखिएगा राजयोग, और यहाँ से देखिएगा कर्म योग, ज्ञान योग, वेदांत फिलॉसफी उनकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, और TRE के एग्जाम को ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये NCERT और SCERT बुक्स में से प्रश्न बनाए गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, यानी कि वो कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स आपका मद्रास का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास का जो अधिवेशन था, इसमें जो है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो है कि निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, और जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इनका जो है कि मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि TRE के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है कि बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें इसके जो है कि 7 सदस्य थे, और सातों के सातों जो है कि ये क्या थे, अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए जो है कि इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, देखिए भारत में कुछ लोग इस बात से नाराज और अपमानित हुए कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास, यानी कि अब जो है कि चेन्नई में है, अपने दिसंबर 1927 के सत्र में हर स्तर पर और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का संकल्प लिया था। ठीक है, और देखिए अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको आप जो है कि कैप्चर करिएगा। और यहाँ से देखिए अपना जो है कि तीसरा प्रश्न क्या है, द द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ये पुस्तक है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो देखिए फ्रेंड्स इसके लेखक हैं VD सावरकर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में नामक पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स विनायक दामोदर सावरकर ने
1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अरे मतलब 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था? तो वो थे आपके विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मित्र मेला क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने नासिक में 1899 में की थी। ठीक है। अब देखिए बाद में 1904 में इसका जो है कि नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, यहाँ से देखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि इसके जो है कि लेखक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और मित्र मेला पूछा जाता है तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। और यहाँ से जो है कि एक और पूछा जाता है, अभिनव भारत सोसाइटी यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया गया था इसका जो है कि नाम बदलकर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन। ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से भारत में सबसे पहले 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। ठीक है। और देखिए उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी फ्रेंड्स प्रश्न आपके TRE 3 के एग्जाम में पूछा गया है कि जो है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के जो है कि लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये TRE 3.0 में पूछा भी गया है। और देखिए यहाँ से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति 1931 में डॉक्टर जो है कि VKRV राव यानी कि विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके NCERT और SCERT की बुक्स में दी गई हैं। ठीक है। और यहीं से प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो देखिए फ्रेंड्स, वो उपन्यास जो भारत के स्वतंत्रता के सेनानियों के लिए जो है कि प्रेरणा का स्रोत बना था वो कौन था? तो वो था आपका आनंद मठ था। ठीक है। आनंद मठ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। तो किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि आनंद मठ जो है कि किसका उपन्यास है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। ठीक है। और देखिए इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। और ये आपका जो है कि किस में पूछा गया है? ये आपका जो है कि TRE 3 में TRE 3.0 PRT में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो आप जो है कि पेपर आपके पास होगा देख लीजिएगा। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882, यही इसका राइट आंसर था। और यही एग्जैक्ट जो है कि प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि पूछा गया था। कौन सा प्रश्न पूछा गया है? तो ये आप जो है कि यहाँ से आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। और यही प्रश्न आपके TRE 3.0 जो री एग्जाम हुआ था PRT का, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? यानी कि अंग्रेज जो थे वो भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किए थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेज जो है कि रेलवे जो है कि शुरू किए थे भारत में। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके क्लास 8th की जो है कि हिस्ट्री NCERT की बुक्स में दिया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। और देखे होंगे फ्रेंड्स, पहले जो है कि
जो है कि रेलवे की पटरियों के नीचे लकड़ी के जो है कि तख्ते लगाए जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि वो कंक्रीट के लगाए जाते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में लकड़ी जो है कि नहीं मिल पाती है, पेड़ों को काटना पड़ता है। तो जो है कि इसी के उद्देश्य से सरकार जो है कि रेल के पटरियों के नीचे जो है कि कंक्रीट के यानी कि बालू सीमेंट जैसे कंक्रीट के बने जो है कि पिलरों का इस्तेमाल करती है। पटरी के नीचे आप देखे होंगे तो अंग्रेज क्या करते थे, जो है कि इसीलिए जो है कि ये क्या करते थे अंग्रेज, उस टाइम बहुत से जंगल हुआ करते थे, तो उसमें जो है कि लकड़ियों के जो है कि तख्ते को बनाते थे, जो कि रेल के पटरियों के नीचे लगाया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसे इसे जो है कि साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें जो है कि 13 डिब्बे थे। ठीक है, तो इतना विस्तार जो है कि यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी। और देखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने कई मकसद से की थी, जिनमें से कुछ ये रहे, ये आपके बुक्स में दिए गए हैं। ब्रिटिश उत्पादों की बिक्री, भारतीय हस्तशिल्पों को नुकसान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दमन, बंदरगाहों तक पहुंच, कच्चे माल का परिवहन और ब्रिटिश व्यापारियों को आसान पहुंचाना। ठीक है, तो ये था उनका जो है कि रेलवे की शुरुआत करना, अंग्रेजों का यही उद्देश्य था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न क्या है, भारतीय द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले सूती कपड़े की तुलना में अत्यधिक चमकीला सफ़ेद होता था। यह दृश्य डडर द्वारा दर्ज किया गया था। तो यह दृश्य फ्रेंड्स आपका जो है कि दर्ज किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा चुका है TRE 3 में, PGT में। ठीक है, और शायद ये PGT में या 9 to 10 वाले में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से इसके बारे में अगर देखने का प्रयास करिए तो देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और देखिए, इंडिका मेगास्थनीज की प्रतिष्ठित कृति है, तो ये भी पूछा जा चुका है एक बार। और देखिए, मेगास्थनीज ने भारत की 2 प्रमुख नदियां सिंधु और गंगा का भी वर्णन किया है। ठीक है, और ये जो है कि यहाँ से मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का जो है कि दौरा किया था। और देखिए, उसने लिखा है कि भारतीयों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक अन्य जगहों पर पाए जाने वाले कपास की तुलना में चमकीले सफ़ेद रंग की कपास से बनी होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो UPSC हो या BPSC हो, भर भर के प्रश्न NCERT से पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट क्लास हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस स्थल पर कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला है, यानी कि कपास की खेती का जो है कि पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और ये फ्रेंड्स आपका जो है कि मिला है मेहरगढ़ से। ठीक है, कपास की जो है कि खेती का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे, देखिएगा, नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला था। जौ और गेहूं की खेती के भी प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य दिया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो वो था फ्रेंड्स आपका सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कानून का पहिया मोड़ना के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, और देखिए, उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स चीनियों के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है कि सही सुमेलित है। तो देखिए फ्रेंड्स, सही सुमेलित की बात करेंगे तो देखिए पश्चिम तट का दक्षिण भाग कोंकण, तो फ्रेंड्स ये जो है कि गलत है। और यहाँ से देखिएगा पूर्वी तट का जो है कि उत्तरी भाग, तो इसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। और पूर्वी तट का जो है कि दक्षिणी भाग, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए ये आपका जो है कि भारत है, और ये वाला जो भाग होता है फ्रेंड्स, ये वाला, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है तमिलनाडु की तरफ वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से विस्तृत जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। और ये जो है कि आपके फ्रेंड्स क्लास 8th में भी जियोग्राफी में दिया गया है और क्लास 10th में भी, ठीक है। देखिए पहला युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सही है, देखिए पश्चिमी तट पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो मुंबई एवं गोवा के बीच वाला है, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट बोला जाता है, ठीक है। अतः पहला युग्म गलत है। और दूसरा एवं तीसरा युग्म सही सुमेलित है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा समतल है, जिसे पूर्वी तट बोलते हैं। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है फ्रेंड्स। और यहाँ से आप जो है कि अगर नक्शे के माध्यम से यहाँ पे समझना चाहेंगे तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला भाग क्या है, इसको हम लोग कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है। और गोवा और मंगलोर के बीच इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट बोलते हैं। और इधर देखिएगा, ये देखिए ऊपर आपका जो है कि उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है, ठीक है। तो पश्चिमी भाग को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। और जो है कि पूर्वी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पूर्वी साइड होता है, तो इसको हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। देखिए यहाँ से पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो यह जो है कि आपके लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके क्लास जो है कि 9th के NCERT ज्योग्राफी में दिया गया है। देखिए पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य, यह जो है कि लक्षद्वीप में स्थित है। सबसे पहले ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा जा चुका है 6 to 8 में, ठीक है, SST में। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य को पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम तमिल शब्द पिट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पक्षी होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और देखिए बरकान स्थलाकृति का संबंध है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बरकान स्थलाकृति का संबंध यह किससे है, तो यह देखिए मरुस्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से बरकान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्र पर है, ठीक है। और देखिएगा भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत बालू के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। और देखिए जैसलमेर के समीप बरकान के जो है कि समूह देखे जा सकते हैं। भारतीय मरुस्थल एक उबड़ खाबड़ भूतल, जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरकान पाए जाते हैं। देखिए अर्धचंद्राकार, देखिए यहाँ पे आपको जो है कि ऐसी आकृति कुछ दिख रही होगी, ऐसे ऐसे अर्धचंद्राकार के तौर पे, तो इसी को जो है कि कहा गया है बरकान, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित ये दक्कन ट्रैप ये है क्या, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा को बोला जाता है दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दक्कन ट्रैप होता क्या है। तो देखिए दक्कन ट्रैप जो है कि देखिए प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय है, ठीक है। और देखिए वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिनसे जो है कि काली मृदा का निर्माण हुआ।
देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। और इन दक्कन ट्रैप में जो है कि कौन कौन से आते हैं, तो आपका जो है कि ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, और दक्कन ट्रैप में जो है कि क्या पाया जाता है, तो काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और इसी काली मृदा के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। और काली मृदा में अधिकतम जो है कि कपास की खेती होती है, ठीक है। तो यहाँ से, और देखिए काली मृदा को क्या बोलते हैं, तो काली मृदा को जो है कि रेगुर के नाम से जो है कि जानते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो काली मृदा को हम लोग रेगुर, ठीक है, रेगुर या रेगर, कुछ भी जो है कि दो तरह से लिखा जाता है। और यहाँ से देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। अब यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ से, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि कितना है, तो 2600 जो है कि 95 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। और देखिए दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है प्रायद्वीपीय पठार की, तो डोडा बेटा है, जो कि 2633 मीटर है, और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0 6 to 8 में, TRE 2 में 6 to 8 में, SST में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ स्थानिक तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म जो है कि सही और सुमेलित है, ठीक है। तो 16 का जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स दिखिएगा, आम्र वर्षा जो कि आम से संबंधित है, और फूलों वाली जो है कि बौछार, ये कहवा, ये भी संबंधित सही है। काल बैसाखी, चाय या पटसन, ये भी संबंधित सही है। यानी कि आपका यहाँ से उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आम्र वर्षा, देखिए फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल, याद रखेंगे कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह जब वर्षा होती है तो आमों को जो कि जल्दी पकाने में सहायता करती है, ठीक है। तो एक यहाँ से, और देखिए फूलों वाली बौछार, इस वर्षा में केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूलों जो है कि खिलने लगते हैं जब ये वर्षा होती है, तो इसलिए इसे फूलों वाली बौछार बोलते हैं। और देखिए काल बैसाखी, देखिए फ्रेंड्स, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने चाय व पटसन चावल के लिए पवने अच्छी होती हैं। असम में इन पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें आपके NCERT और SCERT बुक्स दोनों में दी गई है, ठीक है। देखिए वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार की वनस्पति को हम लोग अछत वनस्पति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है उन वनस्पतियों से है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, ठीक है। देखिए साथ ही इस प्रकार की वनस्पतियों में लंबे समय तक मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इन्हें देखिए अछत वनस्पति भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से वह अछत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। और लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उन्हें हम लोग विदेशज बोलते हैं। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आपकी क्लास 6 के NCERT में और क्लास 7 के NCERT जियोग्राफी में दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी कि देखिएगा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो देखिए फ्रेंड्स वो है आपका दमन और द्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे और यहाँ से देखिएगा ये वन शीत और
शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, सघन होते हैं और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ये हरे भरे होते हैं। ठीक है, तो ये शुष्क स्थान है, तो इसलिए ये गलत है। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये वन क्या होते हैं, विरल होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, सघन होते हैं। ठीक है, ये आपके जो है कि सघन होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और औसतम वर्षा क्या होती है यहाँ पे, जो है कि तापमान 22 जो है कि डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि में झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। देखिए, चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष की प्रजातियां देखिए रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी आदि हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं ये तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और प्रैक्टिस मैं क्यों करवा रहा हूँ, देखिए मैं क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी, क्लास 7th की, क्लास 8th की, और क्लास 9th की, और क्लास 10th की, देखिए सभी ज्योग्राफी मैं इन बुक्स को मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है। क्लास 6 की NCERT ज्योग्राफी अलग, क्लास 7th की अलग, क्लास 8th की अलग, 9th की अलग, 10th की अलग, बिल्कुल चैप्टर वाइज बुक में बिल्कुल हाईलाइट करके पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है कि पढ़ चुके हैं, तो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो ये आपको फ्रेंड्स पता होगा, ये जो है कि आपके आर्द्र पर्णपाती वन में, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन में ये आपके चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपका पूछा गया है TRE 3.0 में 6 to 8 के SST वाले पेपर में। ठीक है, चंदन पूछा गया है कि चंदन का जो है कि चंदन का वृक्ष ये किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। और एक जो है कि आपका PRT में प्रश्न पूछा गया था, सागौन कहाँ पाया जाता है, तो अधिकतम जो है कि सागौन आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये आपका जो है कि TRE 3 में, TRE 3.0 PRT का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें फ्रेंड्स ये आपका पूछा गया है, आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से सागौन इन वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। बांस, चंदन, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, बिल्कुल आपको जो है कि एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है, सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए NCERT बुक्स फ्रेंड्स पतली पतली होती हैं, लेकिन उसमें डाटा इतना बारीक होता है कि उसमें से प्रश्न अगर बन जाते हैं तो आप जो है कि पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिए भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है। ठीक है, तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है, तो वो है फ्रेंड्स आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है कि जनसंख्या घनत्व जो है कि भारत के पड़ोसी देशों से सबसे अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिए, देखिए भारत के पड़ोसी देशों में केवल बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश का जो है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपके विज्ञान के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, तो ये जो है कि आपकी एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करती है, तो एल्यूमिनियम फ्रेंड्स आपकी
वो धातु है जो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए एल्यूमिनियम Al धातु भाप के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। देखिए यहाँ से ये आपका जो है कि देखिए ये आपका जो है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रही है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ आपको देखना यहाँ से ज़रूरी है। देखिए यहाँ से देखिए के बराबर क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा की है। ठीक है, और जितना स्थितिज ऊर्जा होगी जिसको बढ़ाया जाएगा तो ये भी आपकी बढ़ेगी। देखिए जब वेग 1.5 गुना बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा 1.5 गुना का क्या हो जाएगी, लगभग स्क्वायर हो जाएगी। तो ये जो है कि इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से आप जो है कि निकाल सकते हैं, अगर फार्मूला आपको पता हो। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। देखिए फ्रेंड्स, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, तो समस्थानिक होता है। यानी कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का जो है कि समस्थानिक है। ठीक है, तो ये समस्थानिक आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, देखिए प्रोटियम में कोई इलेक्ट्रॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। और ट्रिटियम में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, और देखिए समस्थानिक एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए फसल संयंत्र का जो है कि कवक रोग निम्न में से कौन सा है। तो देखिए फसल संयंत्र का जो है कि कवक रोग है फ्रेंड्स, इसमें से आपका कपास का जो है कि विल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न क्लास 8 के और NCERT साइंस से उठाया गया है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से पादप रोग है। और यहाँ से सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका, देखिए नींबू कैंकर, देखिए ये जीवाणु के द्वारा जो है कि होता है। और वायु जो है कि किस तरीके से ये संचरण होता है। गेहूँ रस्ट, ये देखिए कवक के द्वारा, वायु एवं बीज। और देखिए भिंडी पीत, देखिए वायरस के द्वारा होता है। और कीट के द्वारा जो है कि संचरण इसका होता है। ठीक है, तो आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए इनमें से कौन महामारी स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको फ्रेंड्स देखिएगा, हैजा एक प्रकार ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स जो महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, महामारी एक ऐसी बीमारी है जो समुदाय, जनसंख्या या क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। महामारी कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है, जैसे कोरोना। ठीक है, तो कोरोना क्या था, कोरोना फ्रेंड्स एक जो है कि महामारी था जो कि एक से गांव से लेकर देश से देश तक जो है कि फैलती थी। अब देखिए यहाँ से अस्थानिक एंडेमिक वह चीज़ है जो किसी विशेष व्यक्ति या देश में संबंधित होती है। ठीक है, तो वो बीमारी जो है कि आपकी हैजा थी। और यहाँ से जो है कि आपका मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप स्टार मार्क करिए। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स आपके TRA 3.0 PRT में क्या प्रश्न पूछा गया था कि वाहनों के पश्च दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर में जो है कि किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वो था आपका उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मोटर कार के हेडलाइट में जो आगे लाइटें लगी होती हैं उसमें जो है कि किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो है फ्रेंड्स आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। और देखिए गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण हो गया। और गाड़ी जो साइड मिरर में जो कांच लगे होते हैं पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, जिससे ड्राइवर आसानी से देख के जो है कि गाड़ी को चलाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ों को आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए साइड मिरर, सड़क लैंप, धूप के चश्मे, आवर्धक चश्मे, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में, दंत चिकित्सक जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर कुकर में होता है,
शेविंग यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टार्च लाइट और फ्लैश लाइट में जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हिस्टोलॉजी में जो है कि अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में अध्ययन जो है कि हम लोग किसका करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में फ्रेंड्स अध्ययन हम लोग ऊतकों का करते हैं। ठीक है, ऊतकों का क्या, हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो सूक्ष्म शरीर रचना या ऊतकों के आंतरिक अध्ययन से संबंधित है। कोशिकाओं के अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी एवं पुष्पों के अध्ययन की शाखा को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग में, यानी कि निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी कि मनुष्य का वह कौन सा अंग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो वह है फ्रेंड्स आपका यकृत है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यकृत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यकृत रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है, जिसके कारण रुधिर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि किस विटामिन से आपके जो है कि बॉडी में या चेहरे में या निखार आता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये है आपका जो है कि विटामिन जो है कि आपका कौन सा है, तो विटामिन आपका यहाँ से ई है, विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है, तो ये जो है कि आपके सौंदर्य से संबंधित, इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए विटामिन ई, विटामिन ई देखिए मानव त्वचा को हानिकारक यूवी विकिरणों से बचाती है। इन विटामिन को ऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल है। ठीक है, तो टोकोफेराल आप याद रखिएगा किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ये भी डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। अब आपने जियोग्राफी कर लिया और हिस्ट्री कर लिया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से अब हम लोग जो है कि पॉलिटी के प्रश्नों को करेंगे। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है कि तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यही जो है कि इसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं आगे। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले आप नहीं को याद रखेंगे, कहीं भी प्रैक्टिस दे रहे हो या एग्जाम में बैठे हो तो सबसे पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे और नहीं को आप या ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिएगा यहाँ से भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी है, बिल्कुल सही है। और संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूलभूत कर्तव्य शामिल है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है फ्रेंड्स, इसलिए गलत है कि संविधान के जो है कि 42वें संविधान के जो है कि अंतर्गत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, ये पहले से ही नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसलिए आपका जो है कि निम्नलिखित में से जो है कि एक से अधिक आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि इसमें से सही पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही देखिए संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो पहले से नहीं है। ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें जो है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और इसलिए जो है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन सी वाला सही नहीं है।
और यहाँ पे क्या प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1900 जो है कि 76 के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, पहले से ही नहीं है। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिए 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखिए वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 86वें संविधान संशोधन जो था फ्रेंड्स, इसमें जो है कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के वो जो है कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से जो है कि आपका 33 का, ठीक है, 33 का जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ से देखिएगा भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था का मतलब फ्रेंड्स, जैसे ही आप 18 प्लस के होते हैं, आप जो है कि वोट देने के यानी कि अपना मत देने के लिए आपका जो है कि अधिकार हो जाता है, तो यही इस जो है कि इस लाइन का पूरा मतलब है। ठीक है, तो भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों जो है कि आपका सही है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आपका जो है कि और जो है कि एकल नागरिकता, ये भी आपको फ्रेंड्स जानना जरूरी है कि जो एकल नागरिकता है वो जो है कि कहाँ से जो है कि ली गई है, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और जो है कि आपका ये भी है। और 42वें संविधान संशोधन को आपने जो है कि देख ही लिया है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो मूल कर्तव्य को फ्रेंड्स रूस के जो है कि संविधान से उठाया गया है। ठीक है, और ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स भारत में एकल नागरिकता क्यों है, अगर आप नहीं भूलना चाहते, देखिए आपकी जो है कि सानिया मिर्जा जी हैं, तो ये आपके जो है कि ये आप पाकिस्तान में भले ही शादी की हुई हैं, लेकिन वो जो है कि वहाँ की नागरिकता इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि फ्रेंड्स अगर वहाँ की जैसे ही नागरिकता लेंगी तो इंडिया से इनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो नागरिकता वहाँ की नहीं लेती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ठीक है, तो 34 का जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये जो है कि भारतीय संघ में भी शामिल है और अमेरिकी, दोनों जो है कि दोनों के संविधान में उच्च न्यायालय है। ठीक है, एकल नागरिकता भारत में है, ठीक है, और अमेरिका में जो है कि दोहरी नागरिकता है, तो ये दोनों जो है कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 का, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? यानी कि यह कथन किसका है? यह आपका जो है कि किसमें पूछा गया है? TRE 2.0628 के SST वाले और जो है कि पॉलिटिकल साइंस में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ठीक है, तो यह जो है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह जो है कि किसने कहा है? तो केसी वियर के द्वारा यह कथन कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिएगा बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? यानी कि बिहार में जो ठंडे जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण फ्रेंड्स यही है कि भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण जो है कि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर का, तो यहाँ से कुछ देख लेते हैं। देखिए उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ये भी आपका जो है कि TRE 3 PRT में प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है,
TRE 3.0 PIT में प्रश्न पूछा गया है। यह विक्षोभ भूमध्य सागर से उठता है और छोटी जेट धाराओं से चलता है। ठीक है, अभी जो बहुत जगहों पे बारिश हुई है, बिहार में भी हुई है, यूपी में भी हुई है, तो बहुत जगहों पे हुई है, तो ये यही कारण है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है कि ये जो है कि ये चक्रवात के कारण होती है। तो अभी ये जो है कि हल्के हल्के जाड़े के दिनों में तो यही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार के सभी एग्जामों में यह एक बार जो है कि 1 या 2 बार जरूर पूछा गया है। बीपीएससी में तो यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके ये डगलस के साथ जो है कि कुंवर सिंह अपने अंतिम समय में डगलस के साथ जो है कि ये युद्ध किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये डगलस के जो है कि यहाँ पे देखिएगा, बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 में कैप्टन डगलस को पराजित किया, लेकिन इसके जो है कि 3 दिन पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो कि आप जो है कि यस देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुंवर सिंह का देहांत या कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 26 अप्रैल यहाँ से 26 अप्रैल 1858 को जो है कि वीर कुंवर सिंह का जो है कि देहांत हुआ था। ये एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये 6 to 8 TRE 3 में पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? ठीक है, तो वो जो है कि अखबार था फ्रेंड्स आपका पटना न्यूज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 39 नंबर का प्रश्न क्या है, किस समाचार के संस्थापक कौन थे? यानी कि किसान समाचार के संस्थापक कौन हैं? तो किसान समाचार के संस्थापक फ्रेंड्स आपके स्वामी विद्यानंद जी हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, और ये आपके NCERT SCERT दोनों में दिया गया है। बूढ़ी गंडक किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बूढ़ी गंडक नदी है, ये जो है कि किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो यह जो है कि आपके मुंगेर के उत्तर में, मुंगेर के उत्तर में यह जो बूढ़ी गंडक नदी है, यह गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, बूढ़ी गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बिशमपुर के पास चौतरवा चौर से मिलती है। ठीक है, और देखिए चौतरफा चौर से मिलती है। और यहाँ से देखिए, बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से होकर टेढ़ी मेढ़ी बहती है और खगड़िया जिले में कुछ दूरी तय करती है। यह खगड़िया शहर के किनारे में से जो है कि बहती है, और गोगरी के पास मुंगेर में, बैरारपुर के पास गंगा में जो है कि मिल जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, समताप मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्यों बढ़ता है? ठीक है, तो तापमान जो है कि इसके बढ़ने का कारण यही है कि समताप मंडल के शीर्ष पर पराबैंगनी विकिरण का अधिक से अधिक अवशोषण होता है। यही कारण है कि तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऊंचाई के साथ समताप मंडल में तापमान में वृद्धि का कारण आने वाली सौर ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। देखिए, समताप मंडल से में अधिक ऊंचाई पर ओजोन बहुत कुशलता से 200 और 350 नैनोमीटर के बीच तरंग दैर्ध्य यूवी को अवशोषित करता है। ठीक है, देखिए, समताप मंडल में कम ऊंचाई पर ओजोन यूवी को 44 से 80 नैनोमीटर के बीच तरंग दैर्ध्य में अवशोषित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जुगाली का मतलब फ्रेंड्स, जैसे पशु खाते हैं तो वो जो है कि खाने के बाद बैठ जाते हैं और मुंह को जो है कि हिलाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो उसी को जुगाली बोला गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जुगाली करने वालों, बायोमास जलने वालों, दीमक, लैंडफिल और कोयला खनन द्वारा जारी की जाती है? तो वह है फ्रेंड्स आपकी मीथेन। ठीक है, मीथेन आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, भारत में इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रमुख जो है कि प्रदूषक को छोड़ता है?
यानी कि भारत में जो इस्पात उद्योग है वो जो है कि किस प्रदूषक को छोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, कार्बन के ऑक्साइड को और सल्फर के ऑक्साइड को छोड़ता है भारत, जो ये जो इस्पात उद्योग है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैव ईंधन में हम एल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल करते हैं, यानी कि जैव ईंधन में हम एल्कोहल के कौन से दो रूपों को शामिल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो मेथनॉल है और एथेनॉल, ये जो है कि जैव ईंधन में हम जो है कि शामिल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी जो है कि कंप्लीट होती है। तो आपने फ्रेंड्स NCERT और SCERT कि जो है कि आपने दो प्रैक्टिस सेट आपने कर ली, ठीक है। दो प्रैक्टिस सेट आपने कर ली, प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस नंबर 2। तो प्रैक्टिस नंबर 1 आप नहीं देखें तो जाकर जो कि देख लीजिएगा और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।